नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का नाइक IAS एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए साथियों, आप और हम सब मिलकर आज बेसिकली जनरल साइंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पीछे भी आपने क्या है, जो सेट फर्स्ट था उसके बारे में अपने जितने भी क्वेश्चन अटेंड किए थे, उसके बाद में अगला सेट है जो कि आज शुरू हो रहा है। तो उसके बारे में साथियों क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ लगातार बने रहे। जिसमें साथियों पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण आप काम में लेते हो। दाढ़ी बनाते समय आप कौन से दर्पण को काम में लेते हो। तो साथियों इसमें उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आप क्या करते हो, दाढ़ी बनाते समय जो कांच यूज करते हो, दाढ़ी बनाते समय आप दर्पण यूज करते हो वह कौन सा दर्पण होता है, अवतल होता है या फिर उत्तल होता है या फिर समतल दर्पण होता है। तो दाढ़ी बनाते समय आप जो दर्पण यूज करते हो वह कौन सा दर्पण होता है साथियों, अवतल दर्पण होता है। किस समय, दाढ़ी बनाते समय। दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाते समय यूज करते हो वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण और क्या क्या काम आ सकता है, अवतल दर्पण और क्या काम आता है, आंख कान नाक के डॉक्टर होते हैं, आंख कान नाक के डॉक्टर होते हैं, वे इसी कांच का, इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका, आंख कान और नाक के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट होती है उसके आगे का जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। किसमें, गाड़ी की हेडलाइट में लगा दर्पण कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, अवतल दर्पण के कितने उपयोग हो जाते हैं, अवतल दर्पण के कितने, यानी दाढ़ी बनाते समय आप जो दर्पण यूज करते हो वह कौन सा होता है, अवतल होता है। डॉक्टर जो कान नाक आंख का डॉक्टर होता है वह कौन से दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट में कांच कौन सा लगा होता है, जो कि अवतल दर्पण लगा होता है। इसके बाद में साथियों एक और है उत्तल दर्पण, यानी गाड़ी की साइड मिरर लगा जाता है। ड्राइवर के पास में जो पीछे की साइड देखने के लिए एक जो शीशा लगा हुआ होता है, यानी ग्लास लगा होता है, वह दर्पण कौन सा होता है, वह होता है उत्तल दर्पण। तो आपका कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि गाड़ी की ड्राइवर के पास जो पीछे की साइड देखने के लिए जो दर्पण होता है उसको क्या कहते हैं, उससे कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। किसमें, गाड़ी के पीछे की साइड देखने के लिए, पीछे की साइड के लिए, गाड़ी की पीछे की साइड देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है, उत्तल दर्पण काम में आता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। जो पानी में जो कि हवा का बुलबुला है, पानी में जो हवा का बुलबुला है वह उत्तल दर्पण की तरह काम करता है या फिर उत्तल लेंस की तरह काम करता है या फिर अवतल दर्पण की तरह या फिर अवतल लेंस की तरह। तो इसमें साथियों जो पानी में, कभी कभार आपने देखा है पानी को आप हिलाओगे तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं। तो उस बुलबुले की अगर बात करते हैं वह किस प्रकार काम करता है, तो वह हमेशा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। उत्तल दर्पण की तरह क्या करता है, कार्य करता है। पानी में जो हवा का बुलबुला होता है उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो आपने दूध से क्रीम कभी निकाली हुई है, यानी जैसे आप बोल सकते हो उसको बिलोना मशीन। तो दूध से क्रीम निकालने के लिए जो मशीन होती है उसमें कौन सा बल लगा हुआ होता है। तो आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय के बारे में पढ़ा है, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय के बारे में पढ़ा हुआ है। तो दोनों के बारे में हम बेसिकली पढ़ लेते हैं। एक होता है अपकेंद्रीय, ठीक है, अपकेंद्रीय,
ठीक है। अब अपकेंद्रीय बल कौन सा होता है और अभिकेंद्रीय कौन सा होता है, ठीक है। एक होता है अपकेंद्रीय और एक होता है अभिकेंद्रीय, यानी दोनों में अंतर है क्या है, यानी जिसमें केंद्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है। केंद्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है। केंद्र के विपरीत दिशा में बल लगता है उसे क्या कहते हैं, आप अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, क्रीम निकालने की मशीन, ठीक है। कपड़े धोने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन में भी अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है। एक होता है आपका गोल, आपने झूला देखा हुआ है, जो गोल साइज का झूला होता है उसमें झूले में बैठे व्यक्ति सभी बाहर की ओर निकल जाते हैं, तो उसमें भी कौन सा बल लगता है साथियों, अपकेंद्रीय बल। कौन सा लगता है, अपकेंद्रीय बल। तो किसमें तीसरे नंबर पर क्या है आपका गोल झूला, यह भी किसके अंदर आता है, अपकेंद्रीय बल के ऊपर। किसमें आता है, अपकेंद्रीय बल के ऊपर। अब दूसरा है साथियों आपका अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा क्या है, केंद्र की ओर लगने वाले बल को आप क्या कहते हो, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। जो केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो साथियों अगर अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, जैसे मौत के कुएं में आप साइकिल को चलते हुए देखा है, कभी मौत के कुएं में जब साइकिल को चलते हुए देखा है तो वह साइकिल में बैठा व्यक्ति है जो कि केंद्र की ओर झुका हुआ रहता है। तो इसमें साथियों क्या है, एग्जाम्पल है मौत के कुएं में साइकिल का चलना, ठीक है। ये हो गया आपका अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल। चलिए अब आप पता लगा सकते हैं आसानी से, यानी अपकेंद्रीय बल कौन सा है और अभिकेंद्रीय बल कौन सा है। और अब आपको आसानी से पता भी चल गया कि केंद्र की ओर जब केंद्र के विपरीत बल लगता है उस दिशा को क्या कहते हैं, विपरीत दिशा में बल लगता है उसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, ठीक है। अब आपको पता है दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन हमेशा किस तरह, यानी केंद्र के विपरीत दिशा में बल लगाती है, तो उसको आप किस में शामिल करोगे, अपकेंद्रीय बल में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि सदिश है, सॉरी सदिश नहीं है, कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब आप विस्थापन या फिर वेग बल या फिर आयतन, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले आप ये सोच ले, आप यह बता दें कि सदिश कौन सी होती है और अदिश कौन सी होती है। तो आप बात कर सकते हैं, यह होगी सदिश, यह सदिश, और यह पर मान लो ये अदिश हो जाती है, ठीक है। अब सदिश की अगर परिभाषा की बात करें, सदिश की अगर परिभाषा की बात करें तो वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वह कौन सी दिशा कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। वह कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है, जिसमें वह भौगोलिक राशि
राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वह राशि कौन सी कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है अदिश की। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहां पर दोनों चीज क्लियर हो गई, यानी सदिश में दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश में केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर बात करते हैं, अगर दोनों के एग्जाम्पल की बात करती है, यानी अदिश राशि कौन सी होती है, अदिश में कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे ठीक है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, विद्युत धारा, ताप, दाब। विद्युत धारा, ताप, दाब। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। अब इसमें साथियों बात आती है जैसे अदिश राशि की। तो अदिश राशि में कौन होते हैं? जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय। तो ये सब किस में आ जाता है? ये सब अदिश में आ जाता है। ठीक है, तो अब साथियों बात करते हैं, अब आप आसानी से बिल्कुल पता लगा सकते हो। सबसे पहले ये समझ गए होंगे सदिश कौन सी होती है और अदिश कौन सी होती है। वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाती है? अदिश कहलाती है। तो साथियों इसमें आपका क्या है? आयतन क्या है? आयतन क्या है कि अदिश राशि है। आयतन क्या है कि अदिश राशि है, ये यानी सदिश नहीं है। तो इसमें आप आयतन को क्या करोगे? सेलेक्ट कर देते हो। ठीक है, यहाँ पर सदिश कौन नहीं है? आयतन नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि साथियों सदिश का एग्जांपल के तौर पर देखिए, विद्युत धारा, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ताप और दाब, ये सब क्या है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि नहीं है। विस्थापन तो आपका सदिश है, वेग आपका सदिश है और बल भी आपका सदिश राशि में शामिल है। तो इसको आप किसको अलग करोगे? यानी आयतन है जो कि सदिश से बाहर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल बढ़ जाता है या कम हो जाएगा, या फिर अधिक हो जाएगा, या फिर लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो साथियों जब भी कोई व्यक्ति झूला झूलता है और झूले के ऊपर खड़ा हो जाता है, तो खड़ा हो जाने के कारण क्या है? झूले का आवर्तकाल है जो कि कम हो जाएगा, क्योंकि खड़ा होने से आवर्तकाल क्या हो जाएगा साथियों? आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर खड़े हो जाने से आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन साथियों इसी से बन सकता है कि अगर किसी झूले पर एक व्यक्ति झूला झूल रहा है और उसी झूले के ऊपर
दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो उस झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एक के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाता है, यानी झूले पर एक के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाते हैं तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि अगर किसी चलते झूले में एक के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाता है तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक के स्थान पर आप दो व्यक्ति बिठा सकते हो तो भी इस झूले के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, तो इससे आपको पता लग गया होगा कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर चलते साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या कहलाता है? न्यूटन गति का विषय का प्रथम नियम कहलाता है, या फिर न्यूटन गति के द्वितीय नियम कहलाता है, या फिर न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है, या फिर उपरोक्त सभी कहलाता है? तो साथियों आप बता सकते हो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर है व विपरीत दिशा में अगर बल लगता है तो वह न्यूटन गति के कौन से नियम में शामिल होता है? तो कल आपने पढ़ा था, न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या लिखी थी? प्रिंसिपिया। न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया, कौन से सन में? 1687 ईस्वी में। ठीक है, उस पुस्तक में न्यूटन ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कौन से? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 नियम प्रतिपादित किए। तीनों नियम के अंदर क्या लिखा था? जैसे न्यूटन का पहला नियम था, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अगर कोई वस्तु किसी चाल से समान वेग से चल रही है वह तब तक चलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये हो गया साथियों क्या है? न्यूटन का पहला नियम। अब न्यूटन के पहले नियम के उदाहरण की बात करें तो किसी गाड़ी के अचानक चलते चलते ब्रेक लगने पर यात्रियों का पीछे से आगे की ओर झुक जाना, या फिर किसी गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्रियों के पीछे की ओर झुक जाना, यह किसका नियम कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम में कहलाता है। अगर साथियों न्यूटन के प्रथम नियम के अन्य नाम की बात करें तो गैलीलियो का नियम न्यूटन के प्रथम नियम का दूसरा नाम है, या फिर जड़त्व का नियम भी पहले नियम का ही दूसरा नाम है। अगर साथियों बात करें न्यूटन के दूसरे नियम की, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही वह होगा, संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो साथियों इसमें आप बात करते हैं, अगर द्वितीय नियम के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साथियों जब भी क्रिकेट खिलाड़ी अगर हमेशा बॉल को कैच करता है तो जिस प्रकार से जिस दिशा से बॉल आती है उसी दिशा में उसके बल के समानुपाती यानी अपने हाथ को खींचता है और बॉल को रोक लेता है। तो यह किसका अनुरूप है? यह उदाहरण किसका है? न्यूटन के द्वितीय नियम का। ठीक है, तो साथियों अब बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की। तो तीसरे नियम में न्यूटन ने क्या प्रतिपादित किया था कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर यानी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह क्या कहलाती है? न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। अगर न्यूटन के तीसरे नियम के एग्जाम्पल की बात करें, यानी तीसरे नियम के एग्जाम्पल की बात करें तो जिस प्रकार समुद्र के जब नाव का समुद्र के किनारे पर जाते समय व्यक्ति जब उतरता है तो जो नाव है वो पीछे की तरफ धकेली जाती है, या फिर बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो जो गोली चलाने वाला है वह पीछे की ओर खिसक जाता है, या फिर तीसरा नियम कहे तो रॉकेट का उड़ना भी तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। तो साथियों क्रिया प्रतिक्रिया किसका नियम है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहलाता है। तो चलिए साथियों पहला नियम गलत हो जाएगा, दूसरा भी
गलत हो जाएगा न्यूटन का गति का दूसरा नियम, जबकि तीसरा नियम आपका एक्यूरेट राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांगे लगा सकता है, क्योंकि वह कहता है कि पृथ्वी की तुलना में आप चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई तक छलांगे लगा सकते, उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, यानी चंद्रमा पर उसका कोई भार नहीं होता है। बिल्कुल होता है, ये तो गलत है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, यह भी गलत है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। अत्यल्प बोले तो पृथ्वी की तुलना में थोड़ा कम है। तो साथियों पृथ्वी की तुलना में कम है, और कितना कम है यह आप बताएंगे। पृथ्वी की तुलना में कम है और कितना कम है यह आप बताएंगे। चंद्रमा पर व्यक्ति का वजन धरती पर उसके वजन का यानी कुल वजन का 1/6 भाग का हिस्सा होता है। यानी चंद्रमा पर धरती के वजन का कुल वजन का 1/6 भाग होता है। यानी व्यक्ति का जब पृथ्वी पर जितना वजन होता है उसका 1/6 भाग किस पर होता है? चंद्रमा पर होता है। यानी इसमें पहले में था चंद्रमा पर भारहीन होता है, यानी उसका भार बिल्कुल ही नहीं होता। ये नहीं हो सकता, उस पर भार होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहां कम है। इसलिए आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर 60 kg का है, पृथ्वी पर जो व्यक्ति 60 kg का है वह चंद्रमा पर कितने kg का होगा? 10 kg का। कितने kg का? 10 kg का होता। तो हो सकता है आपके 3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर बात की जाए कुल वजन का 1/6 भाग कहां पर होता है? चंद्रमा पर। यानी चंद्रमा और धरती पर कितना अंतर चल रहा है? पृथ्वी और चंद्रमा पर कितना अंतर है? 1/6 का अंतर। जबकि आप कह सकते हो जहां पृथ्वी पर कि कोई व्यक्ति का वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का वजन हो जाएगा 10 kg। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो उसका वजन कितना हो जाएगा? 10 kg। और आप इसको ऑप्शन नंबर सी को आप राइट कर सकते हो। यानी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में थोड़ा कम होता है। क्या होता है? अत्यल्प बोले तो कम में होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो आप कह सकते हो जैसे दूरबीन का, यानी दूरबीन का, या फिर रेडियो का, या फिर विमान का, या फिर मोटरसाइकिल का। किसका? मोटरसाइकिल। यानी इस सभी में से किसका आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था? तो सबसे पहले आपको पता है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने किसका आविष्कार किया था? गैलीली ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का। जबकि रेडियो का किसने किया था? मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का। किसने किया था? रेडियो का। जबकि विमान का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स या फिर बंधु। इसमें राइट बंधु भी आ सकता है, अगर राइट ब्रदर्स की जगह राइट बंधु आ जाए तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर साथियों बात करें मोटरसाइकिल की बात आ जाए तो जी मोटरसाइकिल की बात आए तो जी डेमलर आपका क्या हो जाएगा? मोटरसाइकिल का आविष्कार कौन हो जाएगा? जी डेमलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर साथियों अगर बात की दूरबीन, रेडियो, विमान, यानी विमान राइट ब्रदर्स किसका है?
राइट ब्रदर्स किसका है साथियों? विमान का। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों अक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बताइए, अक्सरे का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन, रोंटगन या फिर मार्कोनी या फिर मोर्स ने? तो साथियों अक्सरे जैसे आपके मैकमिलन है, तो मैकमिलन ने किसका आविष्कार किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? के मैकमिलन ने। किसने? के मैकमिलन ने। अब यहां पर साथियों बात आ जाती है रोंटगन की। तो सी रोंटगन ने किसका आविष्कार किया था? एक्सरे का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सी रोंटगन ने। अब मार्कोनी की बात आ जाती है, तो मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। अब बात आ जाती है मोर्स की। मोर्स की अगर बात आ जाती है तो मोर्स ने किसका आविष्कार किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? मोर्स ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। अक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सी रोंटगन ने किया था। और साइकिल का आविष्कार के मैकमिलन ने किया था। अब आप पता लगा सकते हो एक्सरे का आविष्कार किसने किया? सी रोंटगन ने। किसने किया? सी रोंटगन ने किया था। अगला क्वेश्चन है फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है। फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है, या फिर समुद्र की दिशा मापी जाती है, या फिर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप कह सकते हो समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। समुद्र की दिशा किससे मापा जाता है? दिशा किससे मापा जाता है? कंपास से। किससे मापा जाता है? कंपास से। चलिए साथियों बात आती है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सीस्मोग्राफ से। सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। तब आप आसानी से बिल्कुल पता लगा सकते हो कि फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप बात कर सकते हो माइक्रोफोन का आविष्कार किससे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कार किसको माना जाता है? तो आप कह सकते हो माइक्रोफोन का आविष्कार जैसे माइकल फेराडे, या फिर विलियम कॉजिन, या फिर ग्राम बेल, या फिर स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, तो यहां पर साथियों बात करें माइकल फेराडे ने किसका आविष्कार किया था? डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे ने। किसने किया? माइकल फेराडे ने। अब विलियम कॉजिन ने किसका आविष्कार किया था? विलियम कॉजिन ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? विलियम कॉजिन ने। ठीक है, अब साथियों ग्राम बेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। अब बात आती है स्टीफन हॉकिंग्स की। तो अगर इसने किसका आविष्कार किया था? ब्लैक होल या फिर बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत या फिर ब्लैक होल का आविष्कार किसने किया था? स्टीफन हॉकिंग्स ने। तो आप बता सकते हो माइक्रोफोन का आविष्कार है कौन है? ग्राहम बेल। किसका आविष्कार है? माइक्रोफोन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? जैसे मैनोमीटर द्वारा वायु दाब की, या फिर गैसों का दाब,
या फिर द्रवों का घनत्व या फिर सतह तल का दाब हो जाता है। तो साथियों वायु दाब किससे मापा जाता है? वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। द्रव का घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। तो तीनों के बारे में हो गया। वायु दाब है जो कि बैरोमीटर से मापा जाता है, गैसों का दाब है जो मैनोमीटर से मापा जाता है, जबकि द्रव का घनत्व है वह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो आपको कन्फर्म हो गया मैनोमीटर किसके द्वारा मापा जाता है? मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग है जो कि आपका ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो साथ ही आप बैरोमीटर का कह सकते हो, या फिर प्लानीमीटर का, या फिर अल्टीमीटर का, या फिर हाइड्रोमीटर का कह सकते हो। तो आपके पास क्या है साथियों? ये चार आपके उपकरण है। इस चारों से क्या क्या मापा जाता है ये आप कह सकते हो। जैसे बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु मंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। प्लानीमीटर से क्या मापा जाता है? क्षेत्रफल मापा जाता है। अब बात रही अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। जबकि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से द्रव का सापेक्षिक घनत्व है। सॉरी, द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। तो इन सभी के बारे में हम देख रखा है, और सभी के बारे में पता होने के बाद में आप क्या नाप सकते हो? अब ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि सारी उष्मा अंदर रह जाती है इसलिए, या फिर यह अंतर्वस्तु का ताप बढ़ा देता है, या फिर भाप के व्यापक हो जाने के क्रिया के द्वारा, या फिर इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो साथियों इसमें आप बात करते हैं, इसमें पानी का क्वथनांक है जो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने से, प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाने से जो कि इसका क्वथनांक है जो बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर में क्या हो जाने से? दाब अधिक हो जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो यह रही आपकी बात प्रेशर कुकर की। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है, जब पहाड़ों पर हम खाना बनाते हैं, पहाड़ों पर खाना बनाते समय खाना देरी से क्यों बनता है? तो पहाड़ों पर खाना देरी से इसलिए बनता है क्योंकि वहां जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते समय क्या है, हमारा वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या है? कम होता जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होगा? वायुमंडलीय दाब कम होने पर क्वथनांक भी कम होगा इसलिए पहाड़ों पर खाना देरी से बनता है। ठीक है,
ये आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। वही कारण है कि दाब बढ़ने से आपका कवतनाक बढ़ जाता है, इससे जल्दी बन जाता है। जबकि पहाड़ों पर खाना लेट क्यों बनता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाते जाते आपका वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, और जिस प्रकार वायुमंडलीय दाब कम होगा तो आपका कवतनाक भी कम हो जाएगा, और कवतनाक के कम हो जाने से खाना है जो आपका लेट बनेगा। ठीक है। अगर बात करते हैं हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि, तो वही सेम सवाल अभी वाला, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी हो जाती है, फिर ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि हो जाती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेम टू सवाल है, अभी आपने जस्ट पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तब तब वायुमंडलीय दाब है वह कम होता जाएगा, और वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। इसलिए पहाड़ों पर खाना भी देरी से बनता है, और हवाई जहाज में जो फाउंट पेन से स्याही है वह बाहर निकलने लगती है। तो साथियों वही सेम सवाल है, यानी ये तीसरा सवाल आपका क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो आपका वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, इससे आपका क्या हो जाता, कवतनाक भी कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, कॉपर, आयरन, लेड या फिर टंगस्टन। तो कॉपर से नहीं बना होता है, आयरन से भी नहीं, और लेड से भी नहीं, यानी टंगस्टन से बना होता है। यानी सभी का जो बिजली का बल्ब देखा हुआ है, यानी जो पहले 40 वाट या 100 वाट का बल्ब आता था, बिजली का बल्ब आता था, उसको आपने सभी ने देखा, उसके अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक छोटा तार का टुकड़ा लगा होता है, आप उसको फिलामेंट बोल सकते हो। तो वह फिलामेंट किस धातु का बना हुआ होता है। ठीक है, तो फिलामेंट किस धातु का बना हुआ होता है, तो यह होता है साथियों टंगस्टन का। यानी टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, तो साथियों इसमें सबसे अधिक पहली बात तो यह है कि उसमें सबसे अधिक गलनांक होता है, इससे यह लंबे समय तक चल सके। लंबे समय तक चल सके, यह हो गई इसकी महत्वपूर्ण बात कि टंगस्टन का क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, इससे सबसे अधिक गलनांक होता है ताकि इससे यह सबसे लंबे समय तक कार्य कर सके। अब आप कह देते कि टंगस्टन किस मिश्रण धातु है या फिर सिंगल धातु है, तो टंगस्टन एक मिश्रण धातु है। क्या है, एक मिश्रण, टंगस्टन एक मिश्रण धातु है। कौन सी मिस्टर, निकल व आयरन मिक्स है। निकल व आयरन मिक्स है बोले तो Na और Fe, फेरस और निकल, यानी ये एक मिश्रण धातु है। टंगस्टन एक क्या है, मिश्रण धातु है। किस की, निकल और आयरन की मिश्रण धातु है। इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक गलनांक होती है ताकि यह सबसे लंबे समय तक चल सके, इसलिए इसका उपयोग जो कि बल्ब में किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका एक और बनता है कि बिजली का बल्ब है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो बिजली का बल्ब है जो विद्युत ऊर्जा को, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कहा जाता है कि ऊर्जा को अब न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हो, जिसमें इसका एक माध्यम है, बल्ब है। तो बल्ब है जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो बल्ब है जो कि विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरण करता है, ऊष्मा व प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण कर जाता है। यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बल्ब है जो कि एक
ऊर्जा के अनुसार है, जो कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण करने का कार्य कौन करता है? बल्ब करता है, जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे तड़ित चालक बनाया जाता है, तड़ित चालक लोहे का बनाया जाता है या फिर एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, फिर तांबे का बनाया जाता है या फिर इस्पात का बनाया जाता है। तो साथियों बात करते हैं इस्पात, जो कि तड़ित चालक है, जो कि न तो लोहे का बनाया जाता है, न एल्यूमिनियम का बनाया जाता है और न इस्पात का। ये किसका बनाया जाता है? तांबे का बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जो कि तड़ित चालक क्या होता है, तड़ित चालक क्या होता है? तड़ित चालक क्या होता है? तड़ित चालक क्या होता है? यानी आकाशीय बिजली गिरने से जो बचाया जाता है, यानी आप कह सकते हो ऊंचे भवनों या फिर इमारतों की सुरक्षा के लिए क्या बनाया जाता है? ऊंचे भवनों या फिर इमारतों की सुरक्षा के लिए आपका क्या तड़ित चालक बनाया जाता है। और यह तड़ित चालक है जो किसका बनाया जाता है? तांबे का बनाया जाता है। ठीक है। और तड़ित चालक का जो ऊपर का सिरा हमेशा क्या है? नुकीला रखा जाता है। क्या रखा जाता है? नुकीला रखा जाता है। अगर बात करें तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कब की थी? 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका आविष्कार किया था? तड़ित चालक का किया था। ठीक है। इसको आप आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए, आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए आपका क्या बनाया जाता है? तड़ित चालक बनाया जाता है। वह तांबे का बनाया जाता है। और ये ऊंचे भवनों या फिर इमारतों की सुरक्षा के लिए किस लिए बनाया जाता है? ऊंचे भवनों या इमारतों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। ठीक है। तो इससे साथियों ये आप क्या क्या हो जाता है? ये ऊपर से क्या रखा जाता है? तड़ित चालक हमेशा ऊपर से नुकीला रखा जाता है, क्योंकि जब आकाशीय बिजली आकाश से गिरती है तो क्या जब तड़ित चालक का कहीं पर उपयोग नहीं किया गया है तो यह कहीं पर गिर सकती है, कहीं पर गिर सकती है। यानी आपके भवन है, जो कि इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, उस पर गिर जाती है तो उसका नुकसान कर देती है। तो इसलिए आपके पास भवन से जो से किसी भवन या फिर इमारत से थोड़ा दूर बनाया जाता है, दूर बना, यानी इसकी रेंज होती है शायद 4 से 5 किलोमीटर की। 4 से 5 किलोमीटर की क्या होती है? रेंज होती है। तो वहां तक क्या है, जैसे आसपास में जैसे गिरती है, बिजली गिरती है, तो ये अपने आप जो कि भूमि में समाहित कर देता है। तो इसलिए क्या है, भवनों की क्या हो जाती है? सुरक्षा हो जाती है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आप कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।